मैं एनसीएस चैनल को दोनों बच्चों को मुबारकबाद देता हूं। ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, ऐसा मैं कहता हूं। ये दोनों बच्चे, इन दोनों ने यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता का कोर्स किया है और इन्होंने सवाल भी बहुत अच्छे पूछते हैं। और मैं समझता हूं कि दोनों बच्चे बहुत कम उम्र में बहुत अच्छे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। इन्होंने खासदार का लिया है, माजी खासदार का लिया है, माजी विरोधी पक्ष नेता का लिया और अनेक लोगों का लेते हैं। और मैं समझता हूं कि एनसीएस चैनल बहुत आगे जाएगा, अच्छे पैमाने पे जाएगा। दोनों बच्चे मेहनती है, दोनों बच्चे मेहनत करते हैं। अल्लाह इनको कामयाब करे, ऐसा मैं कहता हूं। नमस्कार, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज। आज आपल्यासोबत सामाजिक कार्यकर्ते, समाजसेवक, अभिनयाचा बादशाह, विरोधी पक्षनेता अफसर खान जी आपल्यासोबत आहे। आपण त्याच्याशी बिलकुलच गप्पा मारणार आहोत। सर, सर्वप्रथम हा प्रश्न की आपला जन्म कुठे झाला? मेरा जन्म औरंगाबाद शहर में हुआ और औरंगाबाद शहर में ही पैदा हुआ मैं। आणि आपलं शिक्षण कुठे झाले सर? माझं शिक्षण ज्ञानेश्वर महाविद्यालय मराठी मीडियम से 7वी पर्यंत झालेलं आहे। नंतर मी 10वीचा एक्झाम दिला, नंतर मी 12वीचा एक्झाम दिला आणि 12वी पास आहे मी। सर, आपल्या लहानपणीच्या काही खुडकर आठवणी सांगता येईल का? लहानपने में हम जो गेम खेलते थे, लोन पार्ट वो पीरियड में हुआ करता था। होतो तो कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे गेम्स मैंने खेला बचपन में। सर, आपले महाविद्यालयीन शिक्षण व अभिनय शिक्षण हे कुठे झाले? अभिनय का शिक्षण मैंने लिया मुंबई मधुमती इंस्टीट्यूट बॉम्बे में, जुहू पर। सर, एका कलाकाराची मिमिक्री करून आम्हाला दाखवता येईल का? कलाकार की मिमिक्री। आओ ललिता, मैं गया मैं आया, मन्ने को तन्ने से वो करे की करे, यह है शक्ति कपूर की आवाज। और एक आवाज और निकालता हूं मैं। जॉनी, अभी तक वो चाकू तैयार नहीं हुआ जो राजू को लग सके। पहले गुलाल लेके चूड़िया मारना सीख, फिर राजू पे चला चक्कू, यह है शत्रुघ्न सिन्हा। सर, आपला राजकीय क्षेत्राचा, घरचा व मित्र परिवाराचा सपोर्ट होता का विरोध? देखिए, मैं सबसे पहले 93 और 94 में बॉम्बे में मैं एक्टिंग करने के लिए गया था। मैं एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मेरे माताजी की तबीयत खराब हुई। मेरी मम्मी, मेरी वालदा, जिनको मैं बहुत दिलो जान से चाहता था, उन्होंने मुझे कसम डाल दिया कि आज के बाद तुम बॉम्बे जाएंगे नहीं, और मैं अगर यहाँ मर जाऊंगी, मेरी हमेशा तबीयत खराब रहती और तुम बॉम्बे रहेंगे या और कहीं शूटिंग कर रहे होंगे, मेरा दीदार नहीं होगा, इसलिए तुमको एक्टिंग छोड़ना पड़ेंगे। तो मैंने अपनी वालदा की बात को माना, मैंने बॉम्बे को अलविदा किया और 94 में मैं औरंगाबाद आया और 95 में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। और मैं 95 में मेरे दोस्तों के साथ ऐसी गपशप मारते बैठा था। सबने बोले कि यार 95 में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, इलेक्शन लड़ो। मेरे सारे ग्रुप फ्रेंड सर्कल ने, मेरे भाई ने, मेरे बड़े भाई जो मरहूम सलीम मौला, मेरे दूसरे, हम 5 भाई हैं, सब ने बैठ के राय किया। हम 5 भाइयों ने राय किया, पूरे दोस्तों ने राय किया कि अपन को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए। और 95 में मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और अल्लाह के फजल करम से, मेरी माँ की दुआ से, गौर गरीब लोगों की दुआ से मैं चुनकर आया। मेरे बड़े भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, सलीम मौला मरहूम का, मेरे दूसरे भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है और सारे दोस्त फ्रेंड सर्कल का मेरा उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मुझे पॉलिटिकल्स में कुछ मालूम नहीं था। पॉलिटिक्स में लाने वाले मेरे भाई, मेरी माताजी और मेरे फ्रेंड सर्कल, और फ्रेंड सर्कल ने फॉर्म भरने लगाया और फॉर्म हमने भरा और 95 में अल्लाह के फजल करम से हम चुनकर आ गए। सर, आपण प्रथम नगरसेवक कोणत्या वार्डातून झाला? हॅट्रिक कोणत्या वार्डातून केली ते सांगता येईल? देखो, सबसे पहले मैं अपक्ष बोल के चुनकर आया भीमनगर भावसिंहपुरा, उसके बाद चुनकर आया किराड़पुरा, फिर डबल रिपीट हुआ किराड़पुरा और फिर अब जयसिंहपुरे से चुनकर आया। मैं 4 बार नगर सेवक चुनकर आया हूँ और शहर का 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूँ, प्रभाग सभापति रह चुका हूँ। क्योंकि मेरा काम करने का ढंग और तरीका जो है वो सब समाज को साथ में लेकर, सब नगर सेवक को साथ में लेकर मैं काम करता था और सब नगर सेवकों के वार्ड में विकास के काम करने के लिए मैं महापौर से, कमिश्नर से बात करके निधि दिलाता था। इसलिए मैं एक बार पहला विरोधी पक्ष नेता बना, दूसरी बार विरोधी पक्ष नेता बना और तीसरी बार विरोधी पक्ष नेता। इतिहास है ये, महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका में हैट्रिक विरोधी पक्ष नेता कोई भी नहीं हुआ। अल्लाह के फजल करम से मैं हुआ, मेरे सब नगर सेवक साथियों की वजह से मैं 3 बार विरोधी पक्ष नेता बना, ऐसा मैं कहता हूं।
सर, मनपातील प्रथम अनुभव व केलेले कार्य कसे होते? कोणत्या समस्या सोडवण्याचा आपण प्राधान्य देऊ? देखो, सबसे पहले तो मैं जैसे भीमनगर भौसिंगपुर से चुनकर आया, वहां पर शमशान भूमि नहीं थी। मैंने बार बार लेटर देने के बाद में भी उस पर कोई तवज्जो दी जा रही नहीं थी। हमारे कमिश्नर भोगे साहब थे, मैं उनके कैबिन में गया, मैंने बोला सर मेरे पास में भीमनगर भौसिंगपुरा में जहाँ से चुनकर आया पिछले 40-45 साल से वहाँ शमशान भूमि नहीं है, वहाँ के लोगों को पड़ेगांव जाना पड़ता है जो कि 8 से 10 किलोमीटर दूर है। तो भोगे साहब ने बोले ठीक है देखेंगे, वो करेंगे। मैंने सर देखेंगे नहीं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि आज इसके बाद अगर अल्लाह ना करे कोई मरे, अगर कोई मरता है तो मैं भीमनगर भौसिंगपुरा से सीधा मनापा के गेट पे लाके जलाऊंगा। तो उन्होंने फटाफट कलेक्टर ऑफिस से लोग बुलाया, सिटी इंजीनियर को बुलाया, इनको बुलाया, मीटिंग लिया और फटाफट मुझे वहां सबसे पहला ऐतिहासिक काम मेरा भीमनगर में जो 40 से 50 साल से शमशान भूमि नहीं थी, वो शमशान भूमि मैंने बनाकर भीमनगर वासियों को दिया। ऐसा मैं ऐतिहासिक काम किया। सर, मनपातील आपल्या दांडक्या अनुभवाने आपण विरोधी पक्षनेता म्हणून विराजमान झाला, तो अनुभव कसा होता व विरोधी पक्ष नेता म्हणून आपले कार्य काय होते? विरोधी पक्ष नेता जब मैं बना तो सारे नगर सेवकों ने मुझे विरोधी पक्ष नेता बनाया। जब कैसा जिसके साथ में ज्यादा संख्या होती थी वो विरोधी पक्ष नेता बनता था और मेरे साथ 27 से 28 नगर सेवक आकर मुझे विरोधी पक्ष नेता बनाया। और विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद में शहर को यह मैंने बताया कि विरोधी पक्ष नेता की ताकत और कुव्वत क्या होती है, विरोधी पक्ष नेता शहर में क्या कर सकता है। विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद में मैंने हर विकास के काम शहर में किया, सारे नगर सेवकों को बजट दिला के दिया। मेरे पास में कमिश्नर छोड़ के दोनों डिप्टी कमिश्नर को मैं मेरे कैबिन में बुलाता था। मेरे से पहले भी विरोधी पक्ष नेता कई बने, लेकिन उनको क्या काम करवाना, कैसे काम करवा के लेना ये मालूम नहीं था। लेकिन शहरी औरंगाबाद को मैंने विरोधी पक्ष नेता कैसा होना चाहिए ये दिखा के दिया और मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किया। जैसे पहले आपने देखा होगा कि शमशान भूमि को सारे फैसिलिटीज मिलते थे, जैसे शेड मार कर देना, वॉल कंपाउंड बनाना, 3 सेट डालना, पानी की टाकी बनाना, ये सब। तो हमारे मुस्लिम कब्रिस्तान को कोई भी फैसिलिटी कारपोरेशन की जानिब से नहीं मिलती थी। तो मैंने सभागृह के अंदर आवाज उठाया, लेटर दिया कि भाई जैसे शमशान भूमि को आप लोग प्रोवाइड करते सारी सुविधा, तो हमारे कब्रिस्तान को भी करना चाहिए। तो बहुत बहस हुई, 2-3 बार सभा तय हुई और बोला कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी को हम फैसिलिटी नहीं दे सकते। तो हमने बोला ठीक है, अगर तुम कारपोरेशन की जगह को अगर शमशान भूमि बनाकर उसको फैसिलिटी देते हैं तो जितने भी हमारे मुस्लिम एरिया बहुल इलाके हैं या जहां से 1-2-3 किलोमीटर दूर पर, तो वहां सब कारपोरेशन की जगह दी जाए, ओपन स्पेसेस में कब्रिस्तान बनाया जाए और नहीं है तो एक्विजिशन करके रिजर्व करके जगह हमको कब्रिस्तान के लिए जगह देना चाहिए। ऐसा मैंने प्रस्ताव रखा और ऐसी बहस किया। तो फिर सभा तय हुई, फिर बैठे, 3 बार सभा तय होने के बाद में फिर उसमें से मार्ग ये निकाले कि ठीक है वक्फ बोर्ड की एनओसी लेना और हम काम करके देंगे, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए की जगह कारपोरेशन की कब्रिस्तान को देना पड़ता था। इसलिए महापौर ने, हमने, सबने, कमिश्नर ने बैठ के, सभागृह नेता सबने बैठ के डिसाइड किया कि भाई वक्फ की एनओसी लेना और सारे कब्रिस्तान में फैसिलिटी देना जैसे शमशान में दी जाती, जैसे वॉल कंपाउंड, 3 सेट, 4 सेट, पानी की टाकी, हाउस, और जैसे शमशान को शमशान जोगी दिया जाता, वैसा हमने बोला कि यहां पर भी कब्रिस्तान में भी वॉचमैन देना चाहिए। तो वॉचमैन भी देने का काम सारे शहर में हमने किया। कब्रिस्तान को सारी फैसिलिटी कारपोरेशन से दिलाने का काम हमने करवाया विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद में। नहीं तो इससे पहले उप महापौर हमारे होकर गए, कई बार विरोधी पक्ष नेता होकर गए, लेकिन किसी ने यह ऐतिहासिक काम किया नहीं। यह ऐतिहासिक काम पहला ही विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद में मैंने मुसलमान कब्रिस्तान को मैंने फैसिलिटी दिला के दिया। मुस्लिम नौजवान बच्चों को कब्रिस्तान में वॉचमैन, वहां पर रूम बनाकर, बोरिंग, पानी, अंदर जाने के लिए रोड, वॉल कंपाउंड, सारी फैसिलिटी ये कारपोरेशन से मैंने मुस्लिम कब्रिस्तानों को करवा के दिया। ये दूसरा ऐतिहासिक काम है मेरा। सर, आता लोकसभा निवडणुकीची बिगुल वाजत आहे, तर निवडणुकीची तयारी आपण कशी करा? आपण कोणत्या पक्षात प्रवेश करून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक आहात? देखो,
पक्ष में होना या नहीं होना, मैं भी तो कांग्रेस पार्टी में काम करता हूं, मैं कांग्रेस पक्ष में हूं, लेकिन अगर निवडणूक लड़ना है तो पक्ष की भी जरूरत नहीं है। अपने हौसले बुलंद होना चाहिए, अपना हौसला मजबूत होना चाहिए, लोग साथ में आते रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि लोग मेरे साथ है। अगर पार्टी अगर हमारे को नहीं छूटता है तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ने की भी ताकत रखता हूं, मैं अपक्ष भी लड़ने की ताकत रखता हूं। और मां बहनें मेरे साथ है, शहर की पूरी जनता मेरे साथ है, तो मैं अपक्ष लड़ने की भी ताकत रखता हूं। और अगर पार्टी से अगर किसी और को अलायंस में छूटता है तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ने की भी तैयारी रखता हूं, ऐसा मैं कहता हूं। सर, आपण निवडून आल्यावर प्रथम कोणत्या कार्याला प्राधान्य द्याल? देखो, चुनकर आने के बाद तो जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा, यहाँ पर ब्रॉडगेज बनाऊंगा और बड़ी बड़ी कॉलेजेस, स्कूल, ये लोगों को जिसमें सुख सुविधा हो, जैसे हमारे पास में घाटी है, इसको और बड़े पैमाने पे घाटी बनाने का काम करूंगा। जो गोर गरीब के काम, जो मराठवाड़े से हमारे पास घाटी के अंदर लोग आते हैं, हमारे अतराफ के जितने भी हमारे खेड़े पाड़े हैं लोग आते हैं, उनको उतनी सुविधा नहीं मिलती, सारी सुविधा देने का काम मैं करवाऊंगा अगर अल्लाह के फजल करम से मैं चुनकर आया। अभिनय स्टूडियो, देखो, अब चुनकर आने के बाद में मैं गवर्नमेंट से लड़ने की क्षमता और ताकत और सारे, मैं सिस्टमेटिक बात करता हूं। सिस्टमेटिक में लोगों से, गवर्नमेंट से क्या क्या फैसिलिटी हमारे जिले को आ सकती, हमारे शहर को आ सकती, वो सारी फैसिलिटी लाने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। और जैसा तुम बोल रहे कि अभिनय का स्टूडियो भी बनाऊंगा, एक्टिंग कोर्स भी खोलने लगाऊंगा, ऐसा मैं कहता हूं। सर, शेवटी आपल्या दर्शकांना मतदार राजाला काय सांगा? देखो, सब मेरे जितने भी जिले में मैं खासदार लड़ रहा हूं, तो सारे जिले के लोग, क्योंकि मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूं, मैं विकास करता हूं, इसलिए नगर सेवक रिपीट चुनकर आता हूं। 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूं, प्रभाग सभापति रह चुका हूं। तो मैं, मेरे जितने भी मतदार संघ है और जिले के लोग हैं, उनसे अदबन गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि काम करने वालों को चुनकर दो, बातें करने वालों को चुनकर मत दो। आपने 1 बार चुनकर दिया, बात करने वालों को 2 बार चुनकर दिया। मैं तो काम करता हूं, रात बेरात, कभी भी डंके की चोट पे बात करता हूं। मैं किसी के बाप से डरता नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूं। हर गोर गरीब के लिए मैं खड़ा रहता हूं, हर गोर गरीब लोगों के लिए मैं काम करता हूं। तो काम करने वालों को चुनकर दो, ऐसे मैं विनंती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मैं सारे मतदार संघ के लोगों से अपील करता हूं कि मुझे भारी अक्सरियत से चुनकर दीजिए। फिर 5 साल पलट के देखने की जरूरत नहीं है। हर वो विकास का काम, हर गवर्नमेंट की स्कीम शहर के अंदर लाने का काम, हर गोर गरीब को ड्यूटी लगाने का काम मैं करूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। शहरामध्ये आता नवीन जी युवा पिढी आहे ती धूम्रपान, जसं गुटखा, ड्रग्स या व्यसनाकडे जास्त वळत आहे, व्यसनाधीन होत आहे। तर या मागचे कारण काय सर? देखिए, आजकल बेरोजगारी बहुत है शहर में। हमारे पास में आमदार है, खासदार है, मिनिस्टर है, लेकिन युवा पीढ़ी को कहीं भी प्राधान्य नहीं मिल रहा। उनको नौकरी पे लगाना चाहिए, उनको कारोबार में लगाना चाहिए, उनको लोन करा के देना चाहिए, लेकिन हमारे पास में युवा पीढ़ी की तरफ ना हमारा खासदार देख रहा है, ना आमदार देख रहा है, ना मिनिस्टर देख रहा है, ना कोई देख रहा है। तो बट नेचुरल चीज है कि लोग उसमें गपशप मारते हैं, रात में होटल में बैठते हैं और नहीं चाहते हुए भी गुटखा खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, पान पराग खाते हैं, चाय पीते हैं, गुप्पा शप्पा मारते हैं। तो इसकी वजह से अनेक प्रकरण, अनेक प्रॉब्लम शहर में होते हैं, ऐसा मैं कहता हूं। सर, तसंच शहरामध्ये युवक व्यसनाधीन होऊन अनेक खून वगैरे करतायत, तर याचं मुख्य कारण काय सर? देखिए, जो खून होता है, एक घर का सदस्य जाता है, पूरा घर परेशान हो जाता है, और जो खून करता है वो भी अंदर चला जाता है। 2 पीढ़ी, 2 इसमें कुटुंब, मतलब दोनों भी परेशान होते हैं। तो मैं युवा, जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि नशे से दूर रहो, फालतू जगह पर मत बैठो, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा मत करो, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को चाकू वस्त्र से मार के खून मत करो, क्योंकि जिसका घर का सदस्य मरता है वो पूरा घर परेशान हो जाता है। और जो मार देता है जज्बात में, गुस्से में आके, गुस्सा हमारे में हराम है। गुस्से को बाजू रखो, गुस्से को थूको। गुस्से में आकर 5 मिनट का गुस्सा, 2 मिनट का गुस्सा होता है, लेकिन सारी लाइफ जेल के अंदर गुजारनी पड़ती है। तो वो भी जो मर जाता है शख्स, और ये जो अंदर जाता है ये भी अधमरा हो जाता है। तो दोनों
परिवार इसमें परेशान हो जाते हैं। मैं शहरियाने औरंगाबाद के नौजवान साथियों से अदबन गुजारिश करता हूं कि बुराई से दूर रहो, अच्छाई पे चलो, सच्चाई पे चलो। अल्लाह भी आपका साथ देगा, लोग भी आपका साथ देंगे, माँ बाप आपके साथ देंगे, शहर के अच्छे लोग आपका साथ देंगे और आप अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करो, ऐसा मैं कहता हूं। सर, आपलं शहर आता क्राईम सिटी म्हणून ओळखलं जाते। आधी म्हणजे आपल्या शहराचं नाव इतर राज्यामध्ये, मराठवाड्यामध्ये घेतलं जायचं आणि आता क्राईम सिटी म्हणून ओळखलं जातं। सर, याचं मुख्य कारण काय? देखो, मैंने जैसे बोला ना, लापरवाही, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं है, हमारे युवाओं को सही ढंग से रास्ता बताने वाले लोग नहीं है। हर कोई अपने अपनी धुन में मगन है। खासदार अपनी धुन में मगन है, आमदार अपनी धुन में मगन है, मिनिस्टर अपनी धुन में मगन है। ये अगर लोगों को बताएंगे और लोगों को नौकरी देंगे, लोगों को कारोबार देंगे, तो लोग ऑटोमेटिक बिजी हो जाएंगे, दूसरी तरफ ध्यान जाएगा नहीं। और जो क्राइम हो रहे, वो क्राइम बंद कब होंगे? जब युवा पीढ़ी सही ढंग से, अगर सही उनको ड्यूटी नौकरी मिलेगी तो वो सही ढंग से चलेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। सर, जी नवीन युवा पिढी व्यसनाधीनतेकडे वळत आहे, त्यांना आपण काय संदेश द्याल? देखो, मैं तो बोलता हूं कि जो चीज गलत है वो गलत है। लोगों ने गलत चीज की तरफ जाना नहीं चाहिए। अच्छी चीज की तरफ, सच्चाई की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान भी उधर जाएगा। गलत रास्ते पर मत चलो, गलत रास्ते का एंड गलत ही होता है, चाहे वो कोई भी हो। सच्चे और अच्छे रास्ते पे जाएंगे तो उसका अंत हमेशा के लिए अच्छा होता है। पूरी फैमिली अच्छी रहती है, अपना मोहल्ला अच्छा रहता है, अपना शहर अच्छा रहता है, अपना मराठवाड़ा अच्छा रहता है और अपना महाराष्ट्र अच्छा रहता है, ऐसा मैं कहता हूं। सर, येणाऱ्या काळात आपण आमदार झालात, खासदार झालात, तर जी नवीन युवा पिढी व्यसनाधीनतेकडे जात आहे त्यांच्यासाठी आपण काय कराल सर, की ती व्यसनाधीनतेकडे जाऊ नये? देखो, उनके लिए मेरा एक संदेश है। आपने देखा होगा कि मैं रोजगार देने का काम करता हूं। आज कारपोरेशन के अंदर आप जाके देख लो, हर डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी पे लगाया, ग्राउंडमेंट से लेके क्लर्क से लेके नर्स से लेके टीचर से लेके जज से लेके। मैं अगर आमदार और खासदार बनता हूं तो अनेक लोगों को कंपनियों में लगाने का काम करूंगा, अनेक लोगों को फैक्ट्रियों में लगाने का काम करूंगा, अनेक लोगों को गवर्नमेंट जॉब देने का काम करूंगा। क्योंकि जॉब बहुत है, लेकिन उस पर करने वाला चाहिए। खाली अपना घर भरने वाला आमदार और अपना घर भरने वाला खासदार नहीं होना चाहिए। लोगों के प्रश्न और लोग क्यों परेशान है, लोग गोर गरीब क्यों फिर रहे हैं, इनके तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मैं जैसे भी अगर खासदार होता हूं, आमदार होता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब में लगाने की सोचूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी में लगाने की सोचूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को हर लोगों को मैं मदद करने की कोशिश करूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। सर, एनसीएचच्या माध्यमातून आपण शहरवासियांना काय संदेश द्याल? मैं शहरवासियों को यही बोल रहा हूं कि अच्छे रास्ते पे चलो, सच्चे रास्ते पे चलो और सच का साथ दो। लोगों की बातों में मत आओ। लोग बहुत बार आए, एक बार आपको बेवकूफ बनाए, दो बार बेवकूफ बनाए, बार बार आपको बेवकूफ बना नहीं सकते। अब आप जो काम करता है उसके पीछे जाओ, उसके साथ आओ कि आपके भी काम हो और वो भी काम करके दे। आप अगर ताकत देंगे तो महाराष्ट्र और हिंदुस्तान को हिलाने की ताकत रखता हूं अल्लाह के फजल करम से, और मैं महाराष्ट्र और हिंदुस्तान गरजाने की ताकत रखता हूं। आपने देखा होगा कारपोरेशन के अंदर हमेशा मैं मीटिंग में घर जाता हूं, मैं लोगों के विकास का काम करता हूं, लोगों को ड्यूटी पे लगाता हूं कारपोरेशन के अंदर। तो ऐसे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, हिंदुस्तान के अंदर सबको मैं नौकरी लगाने का काम करूंगा और सबके सुख दुख में मैं काम आऊंगा, ऐसा मैं कहता हूं। सर, जसं की आपण बघतो की निवडणूक आल्यावर सर्वच उमेदवार म्हणतात की आम्ही काम करू, आणि निवडणूक आल्यानंतर की ते नागरिकांकडे लक्ष देत नाही। म्हणजे ज्यावेळेस निवडणूक असते त्यावेळेस नागरिकांकडे हात जोडून जातात आणि नंतर त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही। सर, यावर आपलं म्हणणं काय? देखो, वो नए जो फकीर होते हैं, जो उनको झोली भरने की रहती है, अभी आपने देखा होगा 9-10 साल में नया फकीर चुन के आया, उसने अपनी झोली भर लिया, अपने घर का विकास कर लिया, अपना विकास कर लिया, लोगों की तरफ ध्यान दिया नहीं। तो ऐसे लोग, हम तो ग्राउंड लेवल से काम करते आ रहे हैं, हमको तो लोगों के सुख दुख में जाना, लोगों के काम करना, लोगों को नौकरी पे लगाना, ये हम करते हैं। लेकिन जो लोग चुनकर आए उन्होंने सिर्फ अपना घर भरा, शाम का माल हंडी में, शाम का माल हंडी में, ऐसा किया है, अपना विकास कर लिया है। लंदन में प्रॉपर्टी, दुबई में प्रॉपर्टी, बंबई में प्रॉपर्टी, नासिक में प्रॉपर्टी, पुणे में प्रॉपर्टी, औरंगाबाद में प्रॉपर्टी, सिर्फ अपना विकास किया है, लोगों की तरफ देखा नहीं। और जिनके बोल वचन करके जिनके भरोसे पे चुन गया, उनका तो एक भी काम नहीं किया। मैं अगर चुनकर आता हूं तो सबसे पहले शहर का विकास, लोगों को नौकरी पे लगाने का काम करूंगा और लोगों का विकास करूंगा। मैं अपने विकास की तरफ ध्यान नहीं देता,
मैं 25 साल से चुन के आता, आज भी मैं वही हूं और कल भी वही रहूंगा। और चुनकर भी आता है तो मैं लोगों की तरफ मेरा विशेष लक्ष्य रहता, अपने तरफ लक्ष्य नहीं देता, अपना विकास करने की नहीं सोचता, मैं लोगों का विकास करता हूं और लोगों के विकास की तरफ मैं ध्यान दूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। सर म्हणजे आपलं म्हणणं आहे की मी आश्वासन देत नसून त्याची पूर्तता करेल। अरे मैं आश्वासन देता नहीं बोल के चुन के आता, मैं खरा उतरता हूं काम पे। मैं नाइट ड्रेस में पुलिस स्टेशन चला जाता हूं, मैं नाइट ड्रेस में अतिक्रमण रोकने के लिए चला जाता हूं, मैं नाइट ड्रेस में कारपोरेशन पहुंच जाता हूं। मैं आश्वासन देता नहीं, मैं काम करता हूं, इसलिए लोग मुझे अलग अलग वार्डों से चुनकर देते हैं। जहां मेरा खुद का भी वोट नहीं है वहां से भी लोग मुझे चुनकर देते हैं, क्योंकि मैं काम करता हूं इसलिए मुझे चुनकर देते हैं, ऐसा मैं कहता हूं। सर शहराच्या विकासासाठी आपण अनेक कामे केलेली आहेत, तर असे चांगले चांगले कामे करण्याचे विचार आपल्या मनात कुठून येतात? देखो, लोगों की समस्या क्या है, शहर की समस्या क्या है, वार्ड की समस्या क्या है, ये लोगों में घूमेंगे फिरेंगे तो मालूम पड़ेगा। एसी में बैठ के गाड़ी की कांच लगा के घूमेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। हम तो गाड़ी में भी जाते हैं तो हमारा हाथ ऐसा बाहर रहता है, हम ऑफिस में भी बैठते हैं तो डोर खुला रख के बैठते हैं। हम लोगों के जैसा ऐश और अय्याशी नहीं करते, हम लोगों के काम करते हैं, ऐसा हम कहते हैं। सर 24 तास आपलं ऑफिस नागरिकांसाठी खुलंच असतं? और मेरा ऑफिस रात में 1:30-2 बजे तक खुला रहता। अगर घाटी का कोई प्रॉब्लम है, मेरे शहर का ही नहीं, मराठवाड़े से भी कोई आता है तो मैं उनकी मदद में उनकी हेल्प करता हूं। एक बच्चा मेरा घाटी में रखा हुआ है याशीन बोल के, वो सबकी मदद करता है। मेरे तक जो भी बात आती है वो मेरे तक पहुंचाता है और मैं उसको बोल के सारे काम करने की हम कोशिश करते हैं। और 1:30-2 बजे तक मेरा ऑफिस खुला रहता है सबके लिए, और घर भी 24 घंटे खुला है। कोई भी कभी भी आ सकता है और मुझसे जो काम होता है मैं डंके की चोट पे करता हूं, चाहे वो पुलिस स्टेशन होने दो, चाहे वो कोर्ट होने दो, चाहे वो घाटी होने दो, चाहे कलेक्टर ऑफिस होने दो, चाहे तहसील ऑफिस होने दो, एनीबॉडी कोई भी ऑफिस होने दो, मैं डंके की चोट पे काम करता हूं। मैं किसी के बाप से डरता नहीं, मैं सिर्फ डरता हूं अल्लाह ताला से। और आप लोगों का साथ और प्यार रहा तो अल्लाह के फजलो करम से मैं जीत के आऊंगा, ऐसा मैं कहता हूं। सर आमच्या निदर्शनास असं आले की 24 तास आपला फोन नागरिकांच्या सेवेसाठी सुरू असतो, सर खरं आहे का? देखिए, आप कभी भी मुझे आप भी फोन करके देखो, अगर मैं कहीं थोड़ा सा 5-10 मिनट बिजी हूं, किसी से बातचीत कर रहा, अगर मिस कॉल देख के मैं रिप्लाई नहीं दिया तो फिर बोलना। मैं 24 घंटे फोन मेरे सिराने से रहता, मैं सोता भी हूं। रात के 3 बजे में अगर किसी का कॉल आता है तो मैं उठा के बात करता हूं और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूं। मैं आश्वासन नहीं देता, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत रखता, हिम्मत रखता, और मैं हर प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं और करके देता हूं, ऐसा मैं कहता हूं। सर आपल्याला असं वाटत नाही की स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष दिलं पाहिजे, कारण आपण 24 तास नागरिकांच्या सेवेसाठी तत्पर असतात, तर स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष दिलं पाहिजे आपण? देखो, अल्लाह ताला ने मुझे आपके सामने देखो इतना तंदुरुस्त रखा है कि मैं हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहता हूं। लोगों की, गोर गरीब लोगों की दुआ है मेरे साथ, उनकी दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है, तो ना मुझे मेरी सेहत पे प्रॉब्लम आता है, ना मेरी तबीयत खराब होती है कभी, ना मैं कभी बीमार होता हूं। आपने देखा होगा 25-30 साल से मैं कभी एक दिन के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरे साथ लोगों की दुआ है, गोर गरीब माँ बहनों की दुआ है, गोर गरीब गाड़ी, ठेले, होटल, पान टपरी वालों की सबकी दुआ है। मैं उनके लिए हमेशा काम करता हूं, इसलिए मैं सामने आपके बैठा हूं। और मेरी तबीयत को जिंदगी में कभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि अल्लाह मेरा सीधे पे है, बुजुर्गाने दिन मेरे सीधे पे है, मेरी माँ की इतनी दुआ है, गोर गरीब लोगों की इतनी दुआ है, मेरे बड़े भाई सलीम मौला की इतनी दुआ है कि मुझे पत्थर में भी पटके तो मौत नहीं है, ऐसा मैं कहता हूं। सर तुमच्याशी चर्चा करून फार आनंद वाटला। पुन्हा एकदा सर तुम्हाला तुमच्या कार्यासाठी शुभेच्छा। आत्ताच आपण माननीय अफसर खान यांची चर्चा केलेली आहे आणि यांच्याशी चर्चा करून यांनी आपल्याला सविस्तररित्या सांगितलेलं आहे की वैशालींकडे जे मुलं जात आहेत त्यांना काहीतरी रोजगार मिळून दिला पाहिजे। आणि त्याचप्रमाणे सरांनी सांगितलं आहे की मी भविष्यात आमदार खासदार झालो तर मी व्यसनाधीन युवा पिढींना रोजगार मिळवून देईल। आणि त्याच प्रकारे सरांनी आपल्याला त्यांच्याविषयी सविस्तर माहिती सांगितलेली आहे।